नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नमामि गंगे अभियान के तहत उत्तराखंड में 6 बड़ी परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे उद्घाटन। गंगा पर अपनी तरह के पहले संग्रहालय गंगा अवलोकन का भी करेंगे शुभारंभ। रोविंग डाउन द गंगा नामक पुस्तक का भी होगा विमोचन। नई रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में घरेलू रक्षा उद्योग और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के उपाय शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आत्मनिर्भर भारत विजन के अनुरूप भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना मकसद। 290 करोड़ रुपए के सैन्य साजो सामान की खरीद प्रस्तावों को दी मंजूरी। केरल, हरियाणा और पंजाब के बाद अब सभी राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद शुरू। पंजाब और हरियाणा में सिर्फ 48 घंटे में एमएसपी पर खरीदा गया 10 करोड़ 53 लाख रुपए का धान। 2020-21 के खरीद सत्र में तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा के लिए 13,77,000 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी। कोरोना महामारी से पैदा दिक्कतों और कारोबार सुगमता को बेहतर करने के लिए सरकार ने कंपनियों को दी राहत। 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई कंपनीज फ्रेश स्टार्टअप स्कीम समेत कई योजनाओं की अवधि। कंपनी कानून के तहत शुल्क के सृजन या संशोधन से संबंधित फॉर्म जमा कराने की समय सीमा में भी छूट। और देश में कोरोना मरीजों की बड़ी संख्या में ठीक होने से रिकवरी का रुख लगातार उच्च स्तर पर बरकरार। बीते 1 महीने में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में 100% की बढ़ोतरी। दुनिया भर में अब तक कोरोना से मौतों का आंकड़ा 10 लाख पार। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, गरीब देशों को अधिकतम $5 में उपलब्ध कराए जाएंगे कोरोना टेस्ट किट। फिरोजाबाद नगर निगम 2 करोड़ रुपए की लागत से गांधी पार्क चौराहे से नालबंद चौराहे तक शहर के मुख्य सड़क का निर्माण कराएगा। इसके लिए महापौर नूतन राठौर ने भूमि पूजन करके शिलान्यास किया। मेयर ने बताया कि दीपावली से पहले सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। मेयर ने बताया कि हॉट मिक्स से सड़क का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही सफ़ेद पट्टी और कैट आई लगाई जाएगी। सड़क के दोनों तरफ रंगीन इंटरलॉकिंग से निर्माण कार्य कराया जाएगा। सड़क का निर्माण 17 वर्ष बाद कराया जा रहा है। इसको लेकर कार्यदायी संस्था को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह मार्ग शहर के कई प्रमुख स्थानों को भी जोड़ता है। उन्होंने ठेकेदार को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का प्रयोग पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष मानवेंद्र प्रताप सिंह लोधी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नानक चंद्र अग्रवाल, अवधेश पाठक, अश्वनी भारद्वाज, देश दीपक यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। देखिए, केंद्र सरकार की योजना है अमृत योजना, जिसके अंतर्गत पूरे शहर में करीब हमारे 16 पार्कों में काम चल रहा है। कुल 6 पार्क जो हमारे पिछले साल में स्वीकृत हुए थे और इस बार हमारे 10 पार्क स्वीकृत हुए हैं। उसी में से एक कार्य है SNM अस्पताल में जो टीबी वार्ड है। इसमें 1 करोड़ 80 लाख की लागत से एक पार्क का निर्माण किया जा रहा है अमृत योजना के अंतर्गत। इस निर्माण के अंतर्गत इस पार्क में पाथवे, बाउंड्री वॉल, करीब 30 झूले और 30 हम कह सकते हैं यहाँ पर बेंचेस, साथ ही जो पाथवे है उसका भी निर्माण कार्य कराया जाएगा। RO प्लांट जो ATM के रूप में काम करेगा, साथ ही सोलर लाइट भी इस पार्क में लगाई जाएंगी और ग्रीन एरिया डेवलप किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरे कैंपस में इस तरह का कोई भी पार्क अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। और ख़ास तौर पर SNM अस्पताल के लिए जो प्रयास किया गया कि यहाँ पर एक पार्क स्वीकृत किया जाए, जिससे यहाँ पर आने वाले जो रोगी हैं, जो मरीज हैं, उनके साथ में जो उनके परिवारीजन आते हैं, उनके साथी परिवारीजन और रिश्तेदार आते हैं, उनको ठहरने की व्यवस्था नहीं होती, वो बैठ नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से, जैसा कि कहते हैं, अगर एक अच्छा वातावरण एक मरीज को मिल जाए, एक ग्रीन एरिया डेवलप हो जाए यहाँ पर, तो वो लोग यहाँ पर आराम से टहल सकते हैं और कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य पर भी इसका अच्छा असर पड़ेगा और वो जल्दी स्वस्थ होंगे। मैडम, कितने दिन में तैयार हो जाएगा ये? देखिए, इसका काम आज से ही लग जाएगा। इवन कल से ही हमने यहाँ पर JCB से काम लगाना शुरू कर दिया है और इसका कार्य हम कह सकते हैं कि लगातार 3-4 महीने चलेगा, तो इस कार्य को हम संपन्न करा लेंगे जल्द से जल्द। कुछ इंतजाम
किए जाएंगे? बिल्कुल सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि जो टेंडर है उसमें ही ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट का काम हमारा मेंशन रहता है। जो सिक्योरिटी रहेगी वो ठेकेदार द्वारा ही रहेगी। यहाँ पर माली के रूप में कर्मचारी भी तैनात रहेंगे उनके द्वारा। मैडम कितनी लागत से करीब बन रहा है? 1,80,00,000 की लागत से हमारा ये पार्क तैयार होगा। इसमें गेट भी बनेंगे मैडम क्या? बिल्कुल बिल्कुल, सब जगह गेट भी दिए जाएंगे और अच्छा कार्य होगा इस पार्क में गुणवत्तापूर्ण। केरल, हरियाणा और पंजाब के बाद सभी राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद सोमवार से शुरू हो गई। केरल में 21 सितंबर 2020 जबकि पंजाब और हरियाणा में 26 सितंबर 2020 से जारी खरीद की अवधि में कोई बदलाव नहीं होगा। इससे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी उपज को बेचने की तत्काल सुविधा प्राप्त होगी। पंजाब और हरियाणा में 2020-21 के दौरान धान की खरीद 26 सितंबर 2020 से शुरू हुई और सिर्फ 48 घंटे में 10 करोड़ 53 लाख रुपए का धान MSP पर खरीदा गया। साथ ही 2020-21 के खरीफ सत्र में तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा के लिए 13,77,000 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। 2020-21 के फसल सत्र के लिए कपास की खरीद 1 अक्टूबर 2020 से शुरू होगी। कोविड-19 की वजह से पैदा अड़चनों के बीच कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम और LLP निपटान योजना की अवधि को बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया है। इसके अलावा कंपनियों को असाधारण आम बैठक और बोर्ड बैठक इस साल के अंत तक वीडियो कॉन्फ्रेंस या इसी तरह के अन्य माध्यमों से करने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही कंपनी कानून 2013 के तहत शुल्क के सृजन या संशोधन से संबंधित फॉर्म जमा कराने की समय सीमा में छूट दी गई है। स्वतंत्र निदेशकों के लिए डेटा बैंक पर खुद का पंजीकरण कराने के समय को भी बढ़ाया गया है। पहले ये सभी समय सीमाएं 30 सितंबर को समाप्त हो रही थी। कोविड-19 महामारी की वजह से पैदा हुई दिक्कतों तथा कारोबार सुगमता की स्थिति को बेहतर करने के लिए कदम उठाया गया है। ट्रेन में यात्रा करने के लिए अब अधिक खर्च करना पड़ सकता है। रेलवे के नए नियम के बाद टिकट महंगी हो सकती है। दरअसल भारतीय रेलवे भी अब हवाई अड्डे की तरह रेलवे स्टेशन पर यूजर चार्ज वसूलने की तैयारी कर रहा है। अगले महीने मोदी कैबिनेट रेलवे UDF को स्वीकृति दे सकती है। हालांकि यह चार्ज शुरुआत में कुछ रेलवे स्टेशन पर ही लिया जाएगा। यूजर चार्ज टिकट के पैसों में ही जोड़ा जाएगा। चार्ज जुड़ने से आपकी टिकट कुछ महंगी हो सकती है। रेलवे ने नई घोषणा के बाद कुल रेलवे स्टेशनों के 10 से 15% स्टेशनों पर यूजर चार्ज लिया जा सकता है। ऐसे कुल 1050 स्टेशन को चिन्हित किया गया है। ये ऐसे स्टेशन हैं जहां फुटफॉल बढ़ाने की तैयारी है। फुटफॉल बढ़ने से रेलवे स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने के लिए उसे रिडेवलपमेंट में डाला जाएगा। जिन स्टेशन पर रिडेवलपमेंट होगा उन स्टेशनों पर यूजर चार्ज वसूला जाएगा। शुरुआत में 10 रुपये से लेकर 35 रुपये तक UDF चार्ज वसूला जा सकता है। ये अलग अलग श्रेणी पर अलग अलग यूजर चार्ज लागू होगा। 5 कैटेगरी में UDF लागू हो सकता है। सबसे अधिक AC पर लागू होगा जबकि स्लीपर पर सबसे कम होगा। मैनपुरी जिले के मनोना गांव में घर के बाहर सो रहे बुजुर्ग की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई। सुबह परिजनों की घटना की जानकारी हुई तो घर में कोहराम मच गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि मैनपुरी के थाना क्षेत्र के गांव मनोना में मंगलवार की सुबह 60 वर्षीय कप्तान सिंह का शव घर के बाहर चारपाई पर पड़ा मिला। विरुद्ध के धारदार हथियार से हमला करके हत्या की गई थी। परिजनों ने परिवार के ही कुछ लोगों पर जमीन को लेकर रंजिश का आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है। फिलहाल अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। क्षेत्र करहल के ग्राम मनोना में कप्तान सिंह यादव हैं। इनकी उम्र लगभग 60 वर्ष है। तो रात्रि में इनकी कुल्हाड़ी मारकर मृत्यु कारित कर दी गई है। आज सवेरे इसकी सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर प्रभारी निरीक्षक करहल, CO करहल और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। मृतक का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। घटना के कारणों की और जिस व्यक्ति द्वारा यह हत्या कारित की गई है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाए।
सुविधा शुल्क न देने पर नर्स ने प्रसव कराने से मना किया तो प्रसूता ने जीटी रोड पर खुले आसमान के नीचे बच्चे को जन्म दे दिया। लगभग 1.5 घंटे बाद पहुंची एम्बुलेंस से जच्चा बच्चा को अस्पताल भेजा गया। जी हां, ये पूरा मामला मैनपुरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। सुबह लगभग 9 बजे क्षेत्र के ग्राम दौली खिरिया निवासी सलमा को प्रसव पीड़ा होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद प्रसूता के खून की जांच कराई गई और ड्यूटी पर तैनात नर्स ने महिला में खून कम होने की बात कहते हुए प्रसव कराने से मना कर दिया। महिला के ससुर आसाफ ने नर्स से गिड़गिड़ाकर प्रसव कराने की बात की तो नर्स ने प्रसव कराने के नाम पर सुविधा शुल्क के नाम पर 6,000 रुपये की मांग की। प्रसूता के ससुर ने गरीबी का हवाला देते हुए रुपए कम करने को कहा तो नर्स ने मना कर दिया, जिसके बाद लगभग शाम 4 बजे ससुर बाइक पर प्रसूता को बिठाकर जीटी रोड लाइफ लाइन हॉस्पिटल ले जा रहा था। जैसे ही प्रसूता जीटी रोड श्री राम लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिस के सामने पहुंची, तभी अचानक उसे तेज प्रसव पीड़ा होने लगी। ससुर ने बाइक रोक ली तो प्रसूता बाइक से उतरकर जीटी रोड पर लेट गई और चीखने चिल्लाने लगी। तब तक महिलाएं मौके पर पहुंच गईं। प्रसूता ने जीटी रोड पर ही खुले आसमान के नीचे बच्चे को जन्म दे दिया। मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहुंच गए। लगभग 1.5 घंटे बाद पहुंची एम्बुलेंस से प्रसूता और बच्चे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। इस संबंध में सीएमओ AK पांडे का कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मामला क्या, डिलीवरी होने को थी, यहाँ लेके आए सुबह। इन्हें 2 घंटे का टाइम लिया था जी। इन्हें 2 घंटे के बाद मना कर दी कि आप मैनपुरी ले जाइए जी। इन्हें पर्चा भी नहीं बनाया। फिर मिथिलेश के यहाँ ले गए जी। घर पे पहुंचे, उनने बोला कि भाई 6,000 रुपये लगेंगे जी। इन्हें कहा भाई 6,000 तो नहीं। हाथ जोड़ पैर छू के हमारे पापा ने कही भाई 6,000 तो नहीं, कुछ भी करो। तो क्या पैसा, तो करते करते इन्हें 4500 रुपये में हाँ भर्ती के हॉस्पिटल ले चलो जी। फिर हॉस्पिटल लेके आए। फिर इन्हें दोबारा मना कर दी। फिर यहाँ से ले जा रहे, भाई प्राइवेट ले जा रहे थे हम, जल्दी जल्दी में कहीं हो जाए। इन्हें बताया कि बच्चे में धड़कन भी नहीं है, बच्चा खतरे में है। तो यहाँ ले जा रहे थे, ये नहीं है वो अंजनी वाले, उसके पास ले जा रहे थे। फिर वहाँ तक पहुँचे नहीं, जो है ये फौजी सटन के सामने होगी डिलीवरी। किसने मांग की थी पैसे की? मिथिलेश ने की थी 6,000 रुपये की। तो आपकी 4.5 में तय हुआ। हाँ, फिर उसके 4.5 बाद में तय आपको हुआ। हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। अब दोबारा फिर हॉस्पिटल लेके आए घर से कि वहीं लेके चलो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नई रक्षा खरीद प्रक्रिया DAP 2020 से मेक इन इंडिया के पहल के जरिए घरेलू उद्योग सशक्त बनेगा। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन के अनुरूप है और इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है। नई रक्षा खरीद प्रक्रिया को जारी करते हुए उन्होंने कहा कि संबंधित पक्ष व्यापक सुझावों और टिप्पणियों को शामिल करने के बाद ये प्रक्रिया तैयार की गई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑफसेट दिशा निर्देशों को भी संशोधित किया गया है। इनके तहत कल पुर्जों के बजाय रक्षा उत्पादों के विनिर्माताओं को वरीयता दी जाएगी। नई रक्षा खरीद प्रक्रिया में स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने और भारत को शस्त्रों और सैन्य प्लेटफॉर्म के वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बनाने पर ध्यान दिया गया है। इसको लेकर आयात और निर्यात दोनों के लिए विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिहाज से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देने के प्रावधान भी शामिल हैं। नई नीति में खरीद प्रस्तावों की मंजूरी में विलंब को कम करने के लिहाज से 500 करोड़ रुपए तक के सभी मामलों में आवश्यकता की स्वीकृति को एक ही स्तर पर सहमति देने का प्रावधान है। रियल लाइफ में खाकी पहने बदायूं जिले के उजाने सर्किल के CO अनिरुद्ध सिंह की पहल अब रंग लाने लगी है। जुर्म की दुनिया को अलविदा कहने वाले इस गांव की तस्वीर बदलने की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बदायूं जिले के कादर चौक थाना इलाके के बंजर रेतीली जमीन पर बसे राजस्थान से आए बाबरिया जाति के लोगों के 2 गांव भोजपुर और धनुपुरा ऐसे नाम हैं जहां के लोग देश भर में चोरी डकैती डालते थे और औरतें घर पर कच्ची शराब बनाती और बेचती थी। बच्चे नाजायज असला बनाते थे। पुलिस भी इन गांवों में दबिश देने से कतराती थी
क्योंकि यह पुलिस टीम पर भी हमला बोल देते थे। तभी मजबूत इरादों वाले सीओ अनिरुद्ध सिंह ने इनकी नब्ज टटोली कि आखिर यह जुर्म के रास्ते पर क्यों उतरे हैं। वजह साफ थी बेरोजगारी। विकास की किरण इन गांवों को छूकर भी नहीं निकली। यह जुर्म के दलदल में धंसते चले गए और क्राइम को पेशा बनाकर जिंदगी गुजारने लगे। नक्सलवाद को बहुत हद तक मिटाने वाले सीओ अनिरुद्ध सिंह ने इन लोगों के घर की महिलाओं से संपर्क किया और इनको जुर्म की दुनिया छोड़ने को प्रेरित किया। सीओ की प्रेरणा से ही गांव के लोगों ने जुर्म का रास्ता छोड़ दिया। आज जिला प्रशासन, स्थानीय सांसद और विधायक भी गांव पहुंचे तो बेरोजगार महिलाओं को सिलाई मशीनें, छात्राओं को साइकिल, साथ ही दिव्यांगों को ट्राई साइकिलों का वितरण किया। महिलाओं और छात्राओं का कहना है कि वे अब जुर्म की दुनिया छोड़ चुके हैं। ईमानदारी का काम करेंगे, पहले शराब बेचते थे, खाते थे। अब ईमानदारी का काम करेंगे, कपड़े सिलेंगे, घर का काम चलाएंगे, इससे खर्चा चलाएंगे घर का। इस मुहिम को आगे बढ़ाने वाले सीओ अनिरुद्ध सिंह का कहना है कि जब प्रयास करने से नक्सलवादी सुधर गए तो यह मामूली क्रिमिनल है और अब उनसे भावात्मक रिश्ता बन गया है। उनका कहना है जिन नक्सलियों ने उनकी बात मानकर सरेंडर किया था, उनके परिवारों की वह अब भी मदद कर रही हैं। देखिए, ये पूरे हिंदुस्तान में बाबरिया नाम से अपराधी फेमस हैं। इस गांव की, हिंदुस्तान की लगभग जेलों में लोग बंद हैं, 40 के आसपास, और वहाँ से अपराध करके जो पैसा लाते थे उससे मंदिर बनाते थे, गलत कामों में रहते थे। यहाँ बच्चे और जो महिलाएं होती थी, महिलाएं कच्ची दारू बनाती थी और बच्चे अवैध शस्त्र निर्माण करते थे, जिनको भी मैंने अभी पिछले दिनों देखा होगा, आपने जेल भेजा, और महिलाओं को भी भेजा जो दारू बना रही थी। फिर मैंने इनकी हकीकत में गया कि क्यों करते हैं ये, तो देखा कि ये 1856 में राजस्थान से माइग्रेट होके आए। इनका कोई आय का साधन नहीं था, नदी के किनारे बंजर ज़मीन पर बस गए। इन्होंने चोरी को पेशा बना लिया और पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे बच्चों को चोरी के बारे में ही बताते गए। कभी इन्होंने या इन्हें लोगों ने बनने नहीं दिया या ये स्वयं उसमें ढल गए। कोई इन्हें ऐसा कभी मार्ग दिखाने वाला नहीं मिला कि आप ईमानदारी का खा सकते। जैसे एक उदाहरण बताता हूँ, जब मैंने तमंचा वाले को पकड़ा तो उसने बताया कि 5 दिन में एक तमंचा बनता है और 1000 रुपये मिलता है। तो मैंने इससे कहा अगर मनरेगा में आप मजदूरी करोगे तो आपको 5 दिन में 1500 रुपये मिलेगा, 500 रुपये ज़्यादा मिलेगा और इज्जत की मिलेगी। वो इनको समझ नहीं थी। इनकी 80 रुपये लीटर दारू बिकती है, 10 लीटर ये 10 दिन में बनाती हैं और इन्हें 800 मिलता है और इतना शोषण होता है। वही अगर मनरेगा में काम करते हैं तो इनको 3000 रुपये मिलता है और ईमानदारी का मेहनत करके आदमी खाएगा सोएगा। वो बात इनको समझ में आई। फिर हमको एक आदमी ने बताया ये भोल माता को मान के अपराध करते हैं। मैंने इन्होंने वही भोल माता की कसम दी, इन्होंने अपराध छोड़ दिया। इस बारे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा का कहना है कि कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत पुलिस ने पहल की है। भोजपुर और धनपुरा के लोग संगठित अपराध करते थे, इनसे बात की गई है। प्रशासन के सहयोग से इनको डेवलपमेंट से जोड़ा जा रहा है, इससे अपराधों में कमी आएगी। देखिए, ये जो 2 गांव हैं धनुपुरा और भोजपुरा, यहाँ पर बदायूं पुलिस ने एक नई पहल की है और कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत यहाँ के लोगों से बातचीत करके हम लोगों ने ये पहल की है और साथ में प्रशासन से भी हम लोगों ने बात की है कि जो पूर्व में इस तरह की अवैध गतिविधियों में जनरली ऑर्गेनाइज तरीके से ये लोग संलिप्त रहते थे, अब इनको एक ऑल्टरनेटिव लिवलीहुड हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से। और हमें उम्मीद है कि इस इनिशिएटिव के बाद में और इस इनिशिएटिव के बाद में यहाँ पर जो इलीगल एक्टिविटीज़ जो होती थी उसमें बहुत कमी आएगी और एक डेवलपमेंट की ओर ये गांव जो है वो बढ़ेगा। सर, 70-80 साल से पुराना इनका आपराधिक इतिहास रहा है, ये आज पुलिस के कहने पर अपने आप को बदल रहे हैं। आपको लगता है कि बदल जाएंगे? देखिए, हम लोग पूरे पॉजिटिव अप्रोच के साथ और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस काम को कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि जनता का इसमें 100% सहयोग हम लोग को मिलेगा और हम ये जो ऑर्गेनाइज्ड इलीगल एक्टिविटीज़ है इनको 100% हम लोग ख़त्म कर पाएंगे। गांव में आयोजित समारोह में पहुंचे जिलाधिकारी कुमार प्रशांत का कहना है कि इन लोगों को मुख्य धारा में लाया जा रहा है। अगर इनका व्यवहार ठीक रहता है तो इन पर दर्ज मुकदमे भी वापस लिए जाएंगे। देखिए, प्रशासन के द्वारा यहाँ पे पुलिस के द्वारा यहाँ जो है जनता से पहले संवाद स्थापित किया गया, उन लोगों से बात की गई, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए प्रमोट किया गया और जब वो तैयार हो गए तो उनको विभिन्न योजनाओं से, चाहे महिला स्वयं सहायता समूह बना के या स्वच्छ शौचालय, सामुदायिक शौचालय के द्वारा
या फिर उनको मनरेगा जॉब कार्ड दिलवा के या कोई ट्रेनिंग वगैरह दिलवा के किस प्रकार से उनको हम स्वरोजगार के साधन उपलब्ध करवा सकते हैं, उससे उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा रहा है। और उनके ऊपर कुछ अगर मुकदमे ऐसे लगे हुए हैं जैसे कि गुंडा या गैंगस्टर जो कि निरोधात्मक कार्रवाई के अंतर्गत हैं, उसमें भी यदि देखा जाएगा, यदि इनका कार्य व्यवहार भविष्य में सही रहता है तो उसको हटाया जाएगा, जिससे कि इनके अंदर एक आत्मविश्वास आ सके, प्रशासन और पुलिस के प्रति इनके अंदर एक जो है अच्छा एक जो है इमेज बन सके। और साथ ही साथ ये अगर अपना ये अपराध की श्रेणी में जो भी कार्य आते हैं उनको छोड़ के अगर इससे बाहर आते हैं तो हम ये सभी कार्य करेंगे। और साथ ही साथ ये भी उनको आश्वासन दिया गया कि ये ऐसा कोई भी वो कार्य करेंगे उसमें पुलिस का, प्रशासन का पूरा उनको सहयोग रहेगा। प्रदेश सरकार गरीबों तक लाभ देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन ये लाभ गरीबों की चौखट तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ जाता है, क्योंकि सरकार के नुमाइंदे ही सरकार की योजनाओं को पलीता लगाते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला फिरोजाबाद जनपद में देखने को मिला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिकोहाबाद की। आपको बता दें कि शासनादेश के अनुसार जिले के जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को हर वर्ष ड्रेस दी जाती है। इस बार का शासनादेश था कि सरकार से जिले को पैसा आवंटित किया जाएगा, उसके बाद पैसा जिले के जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनको दिया जाएगा। उसके बाद विद्यालय का प्रधानाचार्य बाजार में किसी भी दुकान से कपड़ा खरीदकर गांव के स्वयं सहायता समूह को देगा और ड्रेस सिलवाकर बच्चों को बांट दी जाएगी। शासन से हर छात्र को 2 ड्रेसों के लिए 600 रुपये का मानक तय किया गया था, यानी कि एक बच्चे को 600 रुपये में 2 ड्रेसें दी जाएंगी। किस स्वयं सहायता समूह से हैं आप? समूह। आप यहाँ काम कर रही हैं, किसी स्वयं सहायता समूह के जरिए काम कर रही हैं क्या? हाँ, समूह के जरिए। समूह का नाम क्या है? जय हनुमान। जय हनुमान। क्या नाम है आपका? रामलली। कहाँ की रहने वाली है? कड़ुमा, रेलवे स्टेशन। इस समय जिले में करीब 2 लाख बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ते हैं और 2 लाख बच्चों के लिए करीब 12 करोड़ रुपए के हिसाब से शासन से पैसा आवंटित किया जा चुका है, जिससे कि समय पर यह काम हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्वयं सहायता समूह से हैं, कहाँ की कर्मचारी हैं आप? मीरा क्या होता है? आप किस सहायता समूह से हैं आप? जय हनुमान। कहाँ का है ये? रामपुर गढ़ुमा। रामपुर गढ़ुमा। कौन चलाता है इसको? जिले के अधिकारियों ने मिलकर इसमें घोटाला करना शुरू कर दिया, जिसका खुलासा उस समय हुआ जब फिरोजाबाद जिले के कांग्रेस जिलाध्यक्ष संदीप तिवारी ने शिकोहाबाद के कार्यकर्ताओं के साथ सगुन वाटिका में धावा बोल दिया। मौके पर 35,000 ड्रेस की पैकिंग हो रही थी। उस समय सगुन वाटिका में 12 कर्मचारी काम कर रहे थे, जिसमें 4 पुरुष और 8 महिलाएं थीं। कैमरे को देखते ही 2 पुरुष 1 महिला कर्मचारी वहां से रफू चक्कर हो गए। हालांकि मौके पर मौजूद जिलाध्यक्ष ने जिले के कई अधिकारियों से संपर्क साधा, लेकिन कोई भी मौके पर नहीं आया। यहाँ एक बात और देखने को मिली कि जो महिला शर्ट में बटन तक नहीं लगा पाती थी, वह भी अपने आप को स्वयं सहायता समूह की कर्मचारी बता रही थी। सर, मैं अपनी जो ब्लॉक से मुझे यूनिफॉर्म मिली है उन्हें जमा करने आई हूँ। कितनी सिली थी आपने? मैंने 70 जोड़ी पहले सिल दी और 176 अभी बना दी है, जो 1 महीने में। संगठन का क्या नाम है? नारी शक्ति स्वयं सहायता समूह। अच्छा, तो यहाँ क्यों देने आई थी आप? हमें बोला गया कि यहीं जमा होंगी। किसने बोला था? श्याम सर ने। कौन है श्याम सर? क्या पद है? पद एडीओ सर के नीचे बैठते हैं वो। अच्छा। जो यानी कि हमारे फिरोजाबाद ब्लॉक है वहाँ पे बैठते हैं। ये कपड़ा आपको किसने दिया था? श्याम सर ने दिया था। कहाँ से लाके? ब्लॉक से। आपको बता दें कि यह फर्जीवाड़ा बड़े स्तर पर हो रहा है, क्योंकि मौके पर जो खाली बिल बुक मिली थी उसमें पूरी बिल बुक पर फर्जी हस्ताक्षर हो रहे थे। हालांकि वहां मौजूद जिला मिशन प्रबंधक सौरभ जैन ने अपने बचाव का काफी प्रयास किया, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में यदि बच्चों की ड्रेस मिली है तो जरूर कोई ना कोई सरकार का बड़ा नेता इसमें इन्वॉल्व होगा।
ये कहाँ की फर्म है ये? फर्म नहीं है, ये स्वयं सहायता समूह का है भैया। अच्छा, कहाँ से? ये पूरे ज़िले में जो स्वयं सहायता समूह चल रही हैं, तो जो हमें स्कूलों में जो ड्रेस बांटनी है, क्योंकि देखिए महिलाएं हम लोगों ने ऑर्डर कलेक्ट किए हुए हैं, स्कूलों से हमें ऑर्डर मिले हैं, तो क्या होता है कि उनको प्रॉपर पैकिंग वगैरह करने के लिए ब्लॉक लेवल पे इकट्ठा नहीं हो सकता था, तो यहाँ पे हम लोगों ने उनको सारा जो भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं सिल रही हैं उसके बाद यहाँ बुलाया जा रहा है। तो ये समूह की महिलाएं हैं, इनको द्वारा प्रॉपर पैकिंग वगैरह, क्योंकि देखिए हम लोग स्कूलों में अगर ऐसे ही जो महिलाएं सिलती हैं, आपको पता है ग्रामीण महिलाएं सिल रही हैं, वो गरीब महिलाएं, तो उनको भी एक ग्रामीण परिवेश में और जो एक होता है प्रॉपर पैकिंग वगैरह नहीं हो सकती थी, तो हम लोगों ने इसके लिए यहाँ पे कुछ महिलाओं को प्रॉपर पैकिंग और जो भी साइज वाइज है अलग करके पैकिंग करके स्कूल वाइज करके फिर हम लोग भेज रहे हैं। कितनी ड्रेसें होंगी यहाँ पे? तो देखिए आती जा रही हैं और स्कूलों में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करवाते जा रहे हैं। जैसे अभी ये भी आई हैं, अभी ये स्कूल में सिल के लेके आई हैं ये महिलाएं, तो ये लोग शर्ट लेके आई हैं, तो हम लोग उनको काउंट करके लिखते जा रहे हैं जो यहाँ पे, क्योंकि हमारे बहुत सारी महिलाएं सिल रही हैं, तो अब ये कि इन्होंने जो क्या है अब इनको नाप के प्रॉपर साइज वाइज करके फिर हम लोग इनको। कितनी सप्लाई हो चुकी होगी सर? अब तक सप्लाई तो मेरे अंदर से 1 लाख से ऊपर हो चुकी है हम लोग, और स्कूल वाइज जैसे ये प्रॉपर हो जाती है उसका जो हमारे स्कूल वाइज ऑर्डर मिले हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनको पैकिंग करते हैं और फिर स्कूल वाइज उनको भेज देते हैं, क्योंकि स्कूल के अकॉर्डिंग कितने छात्र वगैरह हैं तो साइज का, क्योंकि आपने जहाँ से ये कपड़ा लिया है, हाँ। सिले हुए जो कपड़े लिए हैं? नहीं, सिले हुए नहीं लिए हैं, हाँ। ये सारी महिलाओं ने सिला है। कहाँ के? यहाँ फिरोजाबाद के अंदर, खेरगढ़ है, सिक्काबाद है, ये फिरोजाबाद की दीदी आई हुई है आपके सामने, ये फिरोजाबाद से सिले। ये किस समूह ने सिले हैं? आपके पास कोई लिस्ट है क्या? कई सारे समूह हैं, जैसे इनका है, आपका कौन सा समूह है? नारी शक्ति स्वयं सहायता समूह है। अच्छा। ये फिरोजाबाद का है, उन्नति है जो फिरोजाबाद का है, उसके बाद यहाँ का शिवाजी का है, तो ऐसे हमारे यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं चल रही हैं, तो उन सारी महिलाओं का है, क्योंकि हमारे पास क्या है ब्लॉक लेवल पे इकट्ठा करके पैकिंग नहीं हो सकती थी, तो इस कारण हम लोगों ने एक जगह चेंज करके, क्योंकि हम लोगों को प्रॉपर करना है इस समूह को। जो आपकी कहाँ पर सिलाई कहाँ पर? अब आपको समझाते हैं कि इस 12 करोड़ का पूरा खेल कैसे रचा गया। ये जो आपको सामने दिख रहा माल कानपुर की एक टेक्सटाइल फर्म का है। ये एक जोड़ी सिले हुए कपड़े को 190 रुपए में उपलब्ध कराती है, और उसी फर्म का ये पूरा माल है जो सगुन वाटिका में रखा हुआ है, और इसको सिलने वाली जो फर्म है वह मिर्जापुर की मां शीतला एंड कंपनी है, और इस कंपनी को जो कपड़ा मुहैया कराने वाली है वह विराज गारमेंट है, जो जनपद सीतापुर के कमलपुर के मेन चौक पर है। ये तो रहा इसका काला चिट्ठा। अब आपको बताते हैं कि 12 करोड़ के ड्रेस घोटाले में जिले का कोई ना कोई बड़ा अधिकारी जरूर इन्वॉल्व होगा, अन्यथा इतनी बड़ी संख्या में इतनी ड्रेसें नहीं मिलती। इस पूरे मामले को लेकर जब कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संदीप तिवारी से पूछा गया तो उन्होंने जानकारी देते हुए कहा, ये स्टेशन रोड पर शिकोहाबाद में शगुन वाटिका है, वहाँ पर हॉल में जो बच्चों की प्राइमरी स्कूल के बच्चों की जो ड्रेसेज होती हैं वो एक बहुत ह्यूज मात्रा में जिसे कहते हैं इकट्ठी हैं, और एक ऐसा कार्य चल रहा है जो कि कानून के दायरे में नहीं आता है। यहाँ पर आके जब हम लोगों ने देखा तो यहाँ पर वाकई जिस तरह से पता किया लगभग 35,000 के आसपास बच्चों की यूनिफॉर्म यहाँ पर मौजूद है। जब हमने इसकी ये यहाँ पर मिस्टर कोई सौरभ जैन है, सौरभ जैन ही नाम बताया शायद, वही है, उन्होंने बताया कि साहब मैं यहाँ का अधिकारी हूँ और जो सहायता समूह है उनको ये दिया जाता है कार्य। जो हमने उनसे जब जानकारी हुई तो हमको कोई प्रॉपर जानकारी वो दे नहीं पाई, और वो ये कहने लगे साहब मेरा ट्यूसडे का फास्ट है, मैं थोड़ा घबरा रहा हूँ। इसमें घबराने की कोई बात नहीं। हमने बहुत ढंग से उनसे एक बात पूछी कि ये क्या चाहिए, क्या मामला चल रहा है, ये आपका एक ही जगह पर इतनी सारी ड्रेसेज जो रखी हुई हैं इनका क्या मतलब है। तो ये पहली दृष्टि से मुझको टोटल घोटाले का और भ्रष्टाचार का मामला दिख रहा है पूरी तरह से। जब माननीय मुख्यमंत्री के ये आदेश हैं कि स्कूल के जो हेडमास्टर हैं या प्रधान हैं वो स्वयं कपड़ा वगैरह खरीद के और जो स्वयं सहायता समूह हैं उनको देंगे, वो ये ड्रेस को प्रॉपर तैयार करके बच्चों के लिए ये उपलब्ध कराएंगे। लेकिन ये जिस तरह का प्रतीत हो रहा है कि सारी ड्रेसेस एक ही स्टाइल की बनी हुई हैं, एक ही तरह से बनी हुई हैं, एक ही कुछ मशीनों से बनी हुई हैं, और यहाँ पर कुछ बिल बुक्स अभी मिली हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो बिल बुक्स जो हैं पूरी की पूरी साइन की हुई बिल बुक है, खाली बिल बुक जो स्वयं सहायता समूह है उनकी बिल बुक है, खाली बिल बुक है। इनका ये कहना है साहब वो यहाँ छोड़ जाती हैं, दीदी गलती से छोड़ गई, लेकिन मैंने देखा यहाँ कई सारी बिल बुक है तो सारी दीदियाँ जितनी भी थी वो गलती से छोड़ गई। जैसे आप ये देखिए, आप सारी बिल बुक्स का फॉन्ट देखिए एक ही जैसा है। एक बिल बुक जो है वो अराव की है, अराव ब्लॉक के माड़ई की, फॉन्ट सेम इसी तरीके से। पहले से देखिए आप सब
फ्रॉम द फर्स्ट, मतलब पहले पन्ने से लेकर लास्ट पन्ने तक सारे पे सिग्नेचर। क्या लग रहा है, क्या माना जाए? ये टोटल जो है एक घोटाला है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मैं प्रशासन के लोगों से ये निवेदन करूंगा कि इसकी जांच करके इस पर तत्काल कार्रवाई करिए, जो इसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई। आपने किसी से शिकायत की? बिल्कुल, अभी मैंने डीएम साहब के यहाँ अवगत कराया है, उनका मैंने नोट भी कराया है। सीडीओ मैडम को मैंने फ़ोन में लाया, तो अभी वो शायद उपलब्ध नहीं है, मेरी अभी उनसे बात हो जाएगी। और मैंने बीएसए साहब को भी अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन उनसे अभी बात नहीं हो पाई है। ये देखिए, अब ये डबरे की है बिल बुक, और ये भी पूरी तरीके से साइन है, पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक ये बिल बुक जो रखी हुई सब साइन है, और एक ही व्यक्ति द्वारा साइन किया। मामले में अहम बात क्या निकल कर आई सामने? अहम बात ये निकल के आई है कि ये जो सरकार है पूरी तरह से घोटाले में डूबी हुई है। जो ये कहते हैं कि साहब हम बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, इससे ये पता चलता है कि शहर के बीचों बीच में किस तरह के घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है और किस तरह से छात्रों के जीवन से, बच्चों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। मौके पर कोई अधिकारी क्यों नहीं आ रहा है? कोई नहीं आ रहा, ये तो पता चलेगा क्यों नहीं आ रहा, क्या उन पर ऐसे इस तरह का दबाव है। लेकिन मैं फिर भी उम्मीद करता हूँ कि अधिकारी आएंगे और इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी।